हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आ गए हैं फिर फिजिक्स के जो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट लेकर। दोस्तों फर्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ तक कवर किए थे। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे बनाने के लिए। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसके बाद इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिए थे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। 2 नंबर ये जो बिंदु है हमारा, जो आपतित किरण परावर्तित किरण ये जो मिल रही है यहाँ पे, इस बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों, आपतन बिंदु कहते हैं। 3 नंबर में है दोस्तों आपतित किरण। 4 नंबर में है दोस्तों अभिलंब, जो यहाँ दिया गया है। 5 नंबर में है दोस्तों परावर्तित किरण, ये जो परावर्तन हो रहा है इसी को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। 6 नंबर में है दोस्तों आपतन कोण, ये जो कोण हमारा बनता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच, इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई से डिनोट करते हैं। अगला है दोस्तों 7 नंबर, इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसको दोस्तों स्मॉल आर से सूचित करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए इसको देखते हैं। फर्स्ट नियम होता है, इस नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग फिगर के माध्यम से यहाँ देख रहे होंगे, तीनों दोस्तों परावर्तक सतह के एक ही तल में है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है दोस्तों, इस नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इस नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि आपतन कोण को आई से तथा परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाए तो कोण आई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोण आर हो जाएगा। मतलब जितना आपतन कोण रहेगा उतना ही हमारा परावर्तन कोण रहेगा। चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है, यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर आती है तो बताएं आपतन कोण का कोण कितना होगा, इसका विचलन कोण ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग विचलन कोण जानेंगे, विचलन कोण किसे कहते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों विचलन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहा जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, ये हो गया हमारा परावर्तक सतह, यहाँ से हमारा अपवर्तित किरण है और यहाँ से परावर्तित किरण निकल रही है, बीच में होता है हमारा अभिलंब। तो कह रहा है दोस्तों, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग को, इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा सीधा। तो दोस्तों बढ़ाए गए भाग और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। इसको दोस्तों डेल से सूचित करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसे हम लोग डेल से सूचित करते हैं। विचलन कोण 2 तरीकों से बनता है। एक तो होता है दोस्तों घड़ी की दिशा में और दूसरा होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी के दिशा में दोस्तों डेल बराबर क्या होता है, फार्मूला
180 प्लस 2i होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। डेल बराबर 180 प्लस 2i। और विपरीत दिशा में क्या होता है दोस्तों? 180 माइनस 2i होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन। यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर आती है तो बताएं आपतन का कोण कितना होगा। इसका विचलन कोण ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग आपतन कोण ज्ञात करेंगे। आपतन कोण हमें पता नहीं है, तो आपतन कोण कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? आइए इसको सबसे पहले देखते हैं। ये हो गया हमारा परावर्तक सतह, और दोस्तों ये हो गया हमारा आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण। बीच में आ जाएगा हमारा अभिलंब। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर आती है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, ये जो कोण हमारा बन रहा है 35 डिग्री का बन रहा है। ये जो कोण हमारा बन रहा है 35 डिग्री का बन रहा है। तो दोस्तों हमारा आपतित किरण कितना हो जाएगा? सॉरी, आपतन कोण, ये वाला कोण हो जाएगा हमारा। हम जानते हैं दोस्तों, किसी भी सरल रेखा पर डाला गया लंब 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये तो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। 90 में से 35 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 55 डिग्री। तो दोस्तों आई का मान हमारा, यानी आपतन कोण का मान 55 डिग्री आ गया। अब हमें ज़रूरत है विचलन कोण ज्ञात करने का। तो चलिए दोस्तों विचलन कोण का फार्मूला लगा लेते हैं। विचलन कोण का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? डेल बराबर 180 माइनस, सॉरी इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। डेल का फार्मूला होता है दोस्तों 180 माइनस 2i, यानी 180 माइनस 2 गुना 55 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 180 माइनस 2 गुना 110 हो जाएगा। 110 कितना आ जाएगा हमारा? 70, यानी 70 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यदि आपतन कोण 70 डिग्री का हो तो विचलन कोण ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसमें क्या दिया गया है हमारा? आपतन कोण। आपतन कोण दिया गया है, यानी आई का मान हमारा 70 डिग्री दिया गया है। तो कुछ नहीं करना है, बस विचलन कोण का फार्मूला लगा दीजिए। 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2 गुना कितना हो जाएगा? 70। आई का मान 70 है। 70 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारा 140। 180 में से 140 घटाएंगे, हमारा 40 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वस्तु किसे कहते हैं? वस्तु किसे कहते हैं? वस्तु को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो वस्तु कहते किसे हैं, इसको हम लोग सबसे पहले जानते हैं। जब दो या दो से अधिक आपतित किरणें किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को वस्तु कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जब दो या दो से अधिक आपतित किरणें किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को वस्तु कहा जाता है। वस्तु दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है वास्तविक वस्तु, जिसको हम लोग रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं, और सेकंड है दोस्तों काल्पनिक वस्तु, इसे आभासी वस्तु भी कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसको अलग अलग समझ लेते हैं, काल्पनिक वस्तु और वास्तविक वस्तु। दोस्तों ये जो हमारा आपतित किरण है और ये हमारा परावर्तित किरण है, यहाँ पे दोस्तों हमारा मिल रहा है, यानी वस्तु कहाँ पे हमें दिखाई देगा? यहाँ पे दिखाई देगा। इसी को दोस्तों हम लोग वास्तविक वस्तु कहेंगे। और जो दोस्तों ये है हमारा आपतित किरण और ये है हमारा परावर्तित किरण, ये इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आके मिलेगा।
यहाँ पे मिलेगा, यानी मिलती हुई प्रतीत होती है। इससे हम लोग रियल वस्तु नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये कल्पना की जाती है कि यहाँ पे वस्तु होना चाहिए। इसी को दोस्तों हम लोग काल्पनिक वस्तु कहते हैं। अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग प्रतिबिंब, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इमेज भी कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं दोस्तों? जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहा जाता है। तो दोस्तों प्रतिबिंब के भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है काल्पनिक, या जिसे आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, और दूसरा होता है दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए इसको भी अलग अलग समझ लेते हैं। फर्स्ट है दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब। ये क्या है दोस्तों? हमारा वास्तविक प्रतिबिंब का चित्र है। इसे आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। ये है हमारा अपवर्तित किरण, ये हो गया हमारा परावर्तक सतह। यहाँ से दोस्तों आएगा, यहाँ पे परावर्तित होगा, इधर से भी किरण आएगा, यहाँ से परावर्तित होगा, यहाँ से आपतित किरण, यहाँ से परावर्तित किरण। जहाँ पे मिलेगी किरण वहाँ पे हमें वस्तु दिखाई देगा। सेकंड है दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब कहने का मतलब जिसे हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पे मिलना चाहिए। ये है हमारा आपतित किरण, ये भी है हमारा आपतित किरण। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने पर हमें यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत होती है यानी हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कह रहा है क्या काल्पनिक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब संभव है या नहीं? तो दोस्तों क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से समझिएगा। कह रहा है क्या काल्पनिक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब संभव है या नहीं? तो दोस्तों अभी हम क्या बताए हैं? संभव है। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा? हाँ है। कैसे? चलिए देखते हैं इसको। ये हो गया हमारा परावर्तक सतह, यहाँ से हमारा अपवर्तित किरण है और यहाँ से हमारा परावर्तित हो रही है। तो इधर से भी दोस्तों हमारा अपवर्तित किरण आ रही है और यहाँ से परावर्तित हो रही है। और दोस्तों इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होगी, लेकिन यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हो रही है यानी परावर्तन हो रही है तो कहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे इस बिंदु पे मिलेगी। तो इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब का वास्तविक प्रतिबिंब संभव है। अगर उसे बनाना चाहे तो बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। तो दोस्तों हम लोग एक साइड में वास्तविक प्रतिबिंब लिख देंगे और एक साइड में काल्पनिक प्रतिबिंब। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो यह वास्तविक कटान से बनता है। कैसे बनता है दोस्तों? वास्तविक कटान से बनता है। जैसे कि हम लोग अभी बताए हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा परावर्तक सतह, यहाँ से अपवर्तित किरण हो रही है, अपवर्तित किरण आ रही है और इधर से भी अपवर्तित किरण आ रही है, और दोस्तों यहाँ पे परावर्तित होगी, और ये भी दोस्तों यहाँ पे परावर्तित होगी। इसी को ये जो कटान बिंदु है दोस्तों, हमारा कटान बिंदु, यहीं पे हमारा वस्तु दिखाई देगा, वही है दोस्तों, यह वास्तविक कटान से बनता है। और दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है? यह काल्पनिक कटान से बनता है। जैसे कि इधर आगे इसको बढ़ाए तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होगी। इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? काल्पनिक कटान से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलिए इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे, यह हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है?
हमेशा सीधा बनता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला पॉइंट है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब में। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। अगला पॉइंट है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब में यह दर्पण के सामने बनता है, और दोस्तों काल्पनिक क्या हो जाएगा, यह दर्पण के पीछे बनता है। तो ये था दोस्तों हमारा कुछ पॉइंट जो कि दोस्तों वास्तविक और रियल प्रतिबिंब में अंतर बताता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वी परिवर्तन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्वर्जन। वी परिवर्तन किसे कहते हैं? यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु के ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाता है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? वी परिवर्तन कहते हैं। जैसे आइए हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये एक वस्तु है हमारा, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बन जाएगा हमारा? इसका प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों हमारा ऐसे, सीधा उल्टा। पार्श्व विपरिवर्तन, इसको दोस्तों हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? लेटरल इन्वर्जन। यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात दाएं वाला भाग बाएं चला जाता है और बाएं वाला भाग दाएं चला जाता है। इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? पार्श्व विपरिवर्तन कहेंगे। जैसे कि आप लोग दोस्तों फिगर के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा हमारा दर्पण में? ऐसे बन जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को लिखें। दोस्तों आप लोग इसको नोट करके रखिएगा क्योंकि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्न विशेषताएं हैं। कौन कौन सी है दोस्तों? फर्स्ट है दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। सेकंड नंबर है दोस्तों इसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु के बराबर बनता है। अगला पॉइंट है दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है दोस्तों? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा प्रकाश के रैजु रेखीय सिद्धांत को लिखें। दोस्तों ये पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रकाश के रैजु रेखीय सिद्धांत को लिखें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है जो पारदर्शी एवं समांग माध्यम में हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के इस सिद्धांत को ही रैजु रेखीय सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि पिछले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है रैजु रेखीय सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दर्पण किसे कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, तो दोस्तों इसमें दर्पण अनिवार्य है पढ़ना। तो दर्पण किसे कहते हैं दोस्तों? वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता हो तथा जिसका एक भाग अवश्य रजरित हो, दर्पण कहलाता है। रजरित कहने का मतलब दोस्तों एक साइड से रंगा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? दर्पण कहते हैं। चलिए दर्पण दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है दोस्तों समतल दर्पण, सेकंड होता है दोस्तों गोलीय दर्पण और थर्ड होता है दोस्तों परवलय दर्पण। चलिए बारी बारी से सभी को समझते हैं।
तो फर्स्ट है दोस्तों हमारा समतल दर्पण, जिसे प्लेन मिरर भी कहते हैं। तो दोस्तों समतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। जैसे कि दोस्तों ये फिगर के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं, ये समतल दर्पण है, या इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ये लेटा हुआ है और ये खड़ा है। समतल दर्पण के गुण को दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, इसके फर्स्ट गुण क्या है दोस्तों? इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, काल्पनिक और बराबर होता है। किसके बराबर होता है दोस्तों? वस्तु के बराबर होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि दोस्तों ये वस्तु हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर का, ये बीच में हो गया हमारा समतल दर्पण। तो हमारा प्रतिबिंब कितने ऊंचाई का बनेगा? कितने ऊंचाई का बनेगा दोस्तों? बराबर बनता है। ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर का ही बनेगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पे कुछ दिया गया है, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा और बना लीजिएगा। जैसे कि दिया गया है दोस्तों, दर्पण से वस्तु की दूरी कितना है दोस्तों? हमारा 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितना बनेगा दोस्तों? ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर पर ही प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु की ऊंचाई दोस्तों 3 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर बनेगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी बताएं, तो ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ये एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसी के आधार पर। क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 फीट का एक आदमी खड़ा है, तो बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना होगा। सेकंड है, वस्तु से प्रतिबिंब का दूरी कितना होगा। थर्ड है दोस्तों हमारा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। चलिए इसको हम लोग बारी बारी से सोल्व कर देते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा सतह। यहाँ पे है आदमी 5 फीट का, कितने फीट का? 5 फीट का। और ये हो गया बीच में हमारा दर्पण, समतल दर्पण। तो दोस्तों प्रतिबिंब हमारा कितना बनेगा? 5 फीट का ही बनेगा। वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु से दर्पण की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दोस्तों वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, यानी आदमी जहाँ खड़ा है यहाँ से जहाँ उसका प्रतिबिंब बन रहा है, दोनों अगर दूरी पूछे तो हमसे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 और 15 30 हो जाएगा। तो यही दिया गया है दोस्तों, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। चलिए सेकंड गुण को देखते हैं। सेकंड गुण क्या कहता है दोस्तों? आपतित किरण को स्थिर रखते हुए जब दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है, तो परावर्तित किरणें 2 थीटा कोण से घूम जाती है। जैसा कि कहने का मतलब है दोस्तों, इसको अगर मान गए कि ये हमारा दर्पण है, लेटा हुआ दर्पण, ये आपतित किरण है, यह हुआ हमारा परावर्तित किरण। तो दोस्तों दर्पण को अगर हम थीटा कोण से घुमाएंगे, जैसे कि ये हम घुमा दिए थीटा कोण से, तो प्रतिबिंब हमारा कितना बनेगा दोस्तों? 2 थीटा कोण पर बनेगा, 2 थीटा डिग्री पर बनेगा। तो चलिए दोस्तों इसके नीचे देखते हैं, इस पर आधारित एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आपतित किरण को स्थिर रखते हुए, आपतित किरण को स्थिर रखते हुए दर्पण को 25 डिग्री से घुमाया जाता है, तो बताएं परावर्तित किरण कितना कोण से घूम जाएगी। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझिएगा। जैसे कि ये हमारा सतह हो गया, परावर्तक सतह, समतल दर्पण। अगर मान लिए ये हो गया हमारा आपतित किरण, तो परावर्तित किरण कहाँ? यहाँ पे आएगी। अगर इसको हम दर्पण को घुमा देते हैं, जैसे कि दर्पण हमारा हो गया
ये कह रहा है दोस्तों हमारा आपतित किरण को स्थिर रखते हुए, आपतित किरण हमारा जितना है उतना ही रखेंगे, तो परावर्तित किरण कहाँ जाएगा हमारा, ऐसे चला जाएगा, 2θ डिग्री पर घूम जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों दर्पण को 25 डिग्री से घुमाया गया है। कितना डिग्री घुमाया गया? 25 डिग्री घुमाया गया है। इसलिए परावर्तित किरण कितना घूमेगा दोस्तों? 2θ डिग्री से घूमता है, यानी 2 गुना थीटा का मान हम लोग 25 डिग्री रख देंगे, 50 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा गुण क्या कहता है? किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए वस्तु की ऊंचाई से कम आधी ऊंचाई की दर्पण होनी चाहिए। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर 5 फीट का आदमी है तो उसे पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितना चाहिए? 2.5 फीट का दर्पण होना चाहिए, तब जाके पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ पे हमारा दर्पण हो गया 3 फीट का दर्पण, आदमी है 6 फीट का। तो आदमी का जो आँख होता है यहाँ होता है, आँखें ही से ना देखेगा, और ये हो गया पैर। तो इसको पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दोस्तों कितना कम से कम चाहिए? 3 फीट का प्रतिबिंब चाहिए, 3 फीट का दर्पण चाहिए। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इस पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक 5 फीट का आदमी किसी समतल दर्पण के सामने अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो बताएं कम से कम कितना लंबाई का दर्पण होना चाहिए। तो 5 फीट का आदमी है दोस्तों, तो उसे पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने फीट का दर्पण होना चाहिए? 2.5 फीट का दर्पण होना चाहिए। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। गुण 4 है दोस्तों, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने भी वेग से चलता है तो उसका प्रतिबिंब नीचे दिया गया है, वस्तु के सापेक्ष में 2 भी वेग से चलेगा। कौन? प्रतिबिंब। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा, दर्पण के सापेक्ष में भी वेग से चलेगा। चलिए इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। ये हो गया हमें दोस्तों हमारा दर्पण, समतल दर्पण। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कोई आदमी हमारा खड़ा है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, और प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे है। ये दोस्तों हमारा मान गया कि 5 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहा है, 5 किलोमीटर के रफ्तार से। तो दर्पण के सापेक्ष में अगर कहें तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक, या पर सेकंड हो जाएगा। और अगर प्रतिबिंब के सापेक्ष में कहें तो 5 किलोमीटर, ये भी दर्पण के सापेक्ष में आएगा, प्रतिबिंब भी दर्पण के सापेक्ष में आएगा। यानी वस्तु और प्रतिबिंब का जहाँ तक बात है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये किस गति से जाएगा दोस्तों? ये भी और ये भी। यानी कहने का मतलब है दोस्तों 5 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर ये, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड या प्रति किलोमीटर की चाल से जाएगा। चलिए इस पे आधारित क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक व्यक्ति 10 मीटर पर सेकंड के वेग से समतल दर्पण की ओर चल रहा है, तो बताएं। फर्स्ट है, व्यक्ति के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग कितना होगा। दूसरा है दोस्तों हमारा, दर्पण के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग कितना होगा। तो चलिए इसको बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सतह, यहाँ पे हमारा वस्तु है यानी आदमी है, ये हो गया हमारा वस्तु, कितना चाल से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये इधर से भी 10 मीटर पर सेकंड से आती हुई प्रतीत होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्यक्ति के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग कितना होगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा? 2 भी हो जाएगा, इसका भी और इसका भी,
दोनों हमारा जुड़ जाएगा, यानी 2 भी हो जाएगा। तो 2 गुना 10 यानी 20 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, दर्पण के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग कितना होगा। तो दर्पण हमारा यहाँ था और प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब हमारा यहाँ था। तो इसके सापेक्ष में हम लोग बताए हैं कि भी वेग से चलेगा, यानी सीधा इसका 10 मीटर ही आंसर हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी के आधार पर, एक लड़का समतल दर्पण के समानांतर में 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, तो बताएं उसकी प्रतिबिंब का वेग कितना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एक लड़का समतल दर्पण के समांतर में 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, तो बताएं उसकी प्रतिबिंब का वेग कितना होगा। तो दोस्तों अभी क्या बताए हैं, ये हो गया हमारा दर्पण, ये आदमी है, इधर से भी वेग से जाएगा तो प्रतिबिंब भी हमारा भी वेग से आती हुई प्रतीत होगी। तो ये 15 मीटर पर सेकंड के 15 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है, तो इधर से भी हमारा 15 मीटर पर सेकंड के वेग से आती हुई प्रतीत होगी। चलिए पांचवा गुण है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर क्या होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 360 बटा थीटा होता है। 360 बटा थीटा होता है अगर मान गए कि संख्या सम में आ रहा है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, तो उसमें से एक कम कर देंगे, और विषम में आ रहा है तो कम नहीं होगा, जैसा है वैसा ही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इस पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, दो समतल दर्पणों के बीच 90 डिग्री के कोण है। दो समतल दर्पणों के बीच 90 डिग्री का कोण है, तो बताएं इसमें किसी वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों हम लोग फार्मूला लगाएंगे n, यानी संख्या निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, 360 बटा थीटा, यानी 360 बटा कितना हो जाएगा हमारा, थीटा का मान 90 दिया गया है, 90 से कटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 9 चौका 36, 4 बार में कटेगा। तो दोस्तों हमारा सम में आया है, सम में हमारा आंसर आ रहा है, इसमें से हम लोग एक कम कर देंगे, यानी 3 प्रतिबिंब बनेगा। आसान है, बस थोड़ा सा समझना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो समतल दर्पणों के बीच 45 डिग्री का कोण है, तो बताएं कि इसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए बहुत ही सिंपल है, सिर्फ n का फार्मूला लगाना है। n मतलब नंबर यानी संख्या, 360 बटा थीटा, 360 बटा थीटा, थीटा का मान हमारा 45 डिग्री दिया गया है। 45 से कटाएंगे इसको, 45 8 बार में कटेगा। यह भी हमारा सम में आंसर आ रहा है, तो सम आ रहा है तो सम में से एक हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 7, 1 कम करेंगे 7 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो समतल दर्पणों के बीच 30 डिग्री का कोण है, तो बताएं कि इसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिए और अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने का। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो समतल दर्पणों के बीच 120 डिग्री का कोण है, तो बताएं कि कितना प्रतिबिंब बनेगा। इसको भी दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा और अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने का, बन जाएगा, कोई खास नहीं है। सिर्फ n का फार्मूला लगाइएगा, अगर सम आए तो एक माइनस करेंगे, सम नहीं आएगा तो माइनस नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब दो समतल दर्पणों के बीच 0 डिग्री का कोण या समांतर हो, तो बताएं कि कितना प्रतिबिंब बनेगा।
दोस्तों इसको सबसे पहले समझ लेते हैं कैसे रखना है। जैसे कि ये हो गया हमारा दर्पण 0 डिग्री का कोण, यानी इसके समांतर ऐसे। तो ऐसे दोस्तों हमारा कितना प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे मान गए वस्तु है तो इसका अनंत बन जाएगा। चलिए अगला गुण है हमारा गुण नंबर 6। ये कहता है दोस्तों मोटा समतल दर्पण में बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन इसमें दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक चमकदार होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों गोलीय दर्पण हम लोग कल पढ़ेंगे। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।